राधिका खेड़ा जी, अब चूंकि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का जो रुख है और जिस अग्रेसिव तरीके से वो आगे बढ़ रही है इस मामले में, पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसने क्या किया मणिपुर के मामले में। 750 लोगों की जान जाती है, उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री नहीं पहुंचते हैं, गृह राज्य मंत्री 3 घंटे के लिए जाते हैं, सदन में संक्षिप्त में ब्यौरा रख दिया जाता है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो फिर किस स्थिति से आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है पूरे मामले पर? राधिका जी। चित्रा जी, मोदी जी और उनके प्रवक्ता और उनके सारे नेता रविशंकर प्रसाद जी हो चाहे कोई हो, लगता है हमारा सनातन धर्म का इतिहास भूल गए हैं। इसलिए आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से उनको याद दिला दूं। बहुत समय पहले एक स्त्री को निवस्त्र किया जा रहा था और कौरव और धृतराष्ट्र मूक दर्शक बने हुए थे और देख रहे थे, और उसमें उनका हाथ भी था। नतीजा क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था, जिन लोगों ने वो कार्य किया और जो लोग चुप बैठे, उनको सबको जघन्य दंड भुगतना पड़ा। मैं अभी भी कह रही हूं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पड़ती बहुत जोर से। अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लीजिए। मणिपुर जल रहा है और आज तक जल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सामने आता है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने महीनों में सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर के लिए निकाल पाए। बहुत आसान होता है बार बार बोल देना, कांग्रेस ने ये नहीं किया, इस पार्टी ने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया। यही रविशंकर प्रसाद जी है जिनका आपने अभी बाइट सुनाया था कुछ समय पहले। उन्होंने आके बताया था पूरे देश को मीडिया के जरिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम करा दिया था। जो प्रधानमंत्री दूसरे देशों के बीच युद्ध में, इतने बड़े युद्ध में जहां पे कोई भी देश, पूरा विश्व मिलके नहीं रुकवा पा रहा था, हमारे मोदी जी अगर युद्ध विराम करवा सकते हैं तो मणिपुर में आगजनी रोकने से उनको क्या चीज रोक रही है? और क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं जाते? वहां की बेटियां हमारी बेटियां नहीं है क्या? वहां पे जब फोटो खिंचवानी होती है लोगों के साथ तो पहुंच जाते हैं। वहां जाके उन बेटियों के आंसू नहीं पहुंच सकते, पूछ नहीं सकते अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार से कि क्या दिक्कत है? जब वो एसपीजी जाती ना चित्रा जी, तो एक तरीके से क्या सिक्योरिटी हो जाती वहां पे जब प्रधानमंत्री जाते। प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या वो सिर्फ यूएस की कांग्रेस को संबोधित करने के लिए है? क्या वो सिर्फ यूएई में जाके अपने लिए तालियां बजवाने के लिए है? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि मणिपुर जल रहा है तो मैं वहां जाऊं? पूरा विश्व घूम लेते हैं लेकिन कुछ किलोमीटर नहीं जा सकते अपने ही देश में, मणिपुर में। और एक बहुत अहम बात जो मैं कहना चाहूंगी, बार बार बोला जा रहा है, इतनी चीजें कही जा रही है, इनके खुद के एमएलए बीजेपी के होकोई साहब, उन्होंने तो खुद बोल दिया हम प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं और समय नहीं मिल रहा। और अजय आलोक जी, ना सिर्फ आपकी डिबेट में, कई डिबेट में बार बार कभी मुझ पे, कभी इंडिया के बाकी साथियों पे एक सवाल दागते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग ने ये कर दिया, वो कर दिया, उन्होंने यहाँ नारे हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज हुई, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, पर यहाँ पे मेरे पास उनका लेटर है जिसमें उन्होंने क्लियरली से बोल दिया है, वी विश टू क्लैरिफाई दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन हैज ऑलरेडी बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। वी डू नॉट कंडोन सच बिहेवियर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने तो इमीडिएट एक्शन ले लिया। आप लोग तो अभी भी सो रहे हैं। 4 महीने में 36 सेकंड से ज्यादा प्रधानमंत्री मणिपुर को नहीं दे पाए। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाऊं। अजय आलोक जी, जल्दी से उनके गंभीर आरोपों पर जवाब। 1 मिनट उन्होंने बोला, 1 मिनट में 9 बार प्रधानमंत्री मोदी मैं गिन रहा था। इसीलिए मैं कह रहा था ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस हो गई है प्रधानमंत्री मोदी का नाम जपने की। दूसरी बात, हमारे एमएलए ने बोला, हमारे एमएलए को टाइम नहीं मिला, हमारे एमएलए ने ये कहा। अरे आपके तो पूर्व मंत्री और वर्तमान के एमएलए ने जाके विधानसभा भवन के पटल पे लाल डायरी दिखाई स्पीकर को कि मैं इसे जमा करना चाहता हूं सदन के टॉप पे। नहीं, मैं ये कह रहे हैं कि हमने अपने एमएलए के कहने पे एक्शन क्यों नहीं लिया? इनके एमएलए ने तो विधानसभा के पटल पे जाके, पर अभी बहस नहीं होगी, मणिपुर पर चर्चा होगी। पहले मणिपुर पर जवाब, मैं मणिपुर पे ही जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं बहुत जोर से लाठी पड़ेगी, दुर्योधन और दुशोधन पे बैठ के देख रहा था। 1993 की लाठी खा के इसीलिए ना 9 साल से अभी सत्ता के बाहर हैं। आपके कुकर्मों की लाठी मिली थी कि 2014 में भी हारे, 19 में भी हारे और 24 में भी हारिएगा। ये कुकर्मों की लाठी है। ठीक कहा, बहुत जोर से पड़ती है, आवाज नहीं आती। बाकी मेहमानों की बात जल्दी से। 1993 तो आपको याद दिलाया जाएगा ना। कांग्रेस पार्टी अगर उस समय सही तरीके से हल कर पाती तो आज आप एग्जाम्पल दे पाती बीजेपी के सामने कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, आप उसको फॉलो करें। बट आपका इतिहास भी तो ऐसा ही रहा है, 9 महीनों तक मणिपुर सुलगता रहा था 93 में।
मैं समझ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता बार बार लाल डायरी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर से चर्चा से भागना चाहते हैं। मैं फिर बोलूंगी, आपके ही बीजेपी के एमएलए ने प्रधानमंत्री से समय मांगा है और कह रहे हैं कि हमें समय दीजिए ताकि हम आपको वहां के हालातों से अवगत करा सके। प्रधानमंत्री अपने खुद के विधायकों से मिलना नहीं चाह रहे। आपकी खुद की गवर्नर साहिबा, जिनको आपने ही वहां पे गवर्नर बनाया है, उन्होंने खुद मीडिया को आके इंटरव्यू देके बताया है कि मैं इन बातों को बार बार दिल्ली भेज चुकी हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे ये समझ नहीं आता चित्रा जी कि क्या प्रधानमंत्री जी को रोक रहा है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा रहा, क्यों वहां के मुख्यमंत्री को बदला नहीं जा रहा। ये इतने जब हादसे बार बार हो रहे हैं तो इंतजार किस चीज का हो रहा है? मोदी जी है, फिर बोलोगे यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो यहाँ अपने एक मुख्यमंत्री को नहीं बदल सकते। क्या हो? घनश्याम तिवारी जी आपके पास आते हुए, अब अखिलेश यादव जी की ओर से अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया गया है। वो कहते हैं कि सरकार ने ही प्रायोजित हिंसा वहां पर करवाई है। इस तरह का बयान बड़े नेताओं की ओर से दिया जाएगा, वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, हालात खराब हैं। आपको लग रहा है कि मौजूदा स्थिति इस तरह की सियासत की इजाजत देता है? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। लगभग एक साल पहले 21 जनवरी 2002, उसके बाद 23 फरवरी 2022 और 2022 प्रधानमंत्री कहते हैं कि मणिपुर में आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के 25 साल का की रणनीति बना रही है, कैसे मणिपुर शांत रहेगा, वहां विकास होगा। ये प्रधानमंत्री जो चुनाव में वोट मांगने के लिए मणिपुर की जनता के पास जा सकते हैं, वो पिछले 3 महीने में 36 सेकंड केवल मणिपुर का नाम लेते हैं, जब वो 3 महाद्वीप, 8 से 10 देश, 8 से 10 राज्य, चुनाव की रैली, कीर्तन, भाषण, न जाने किस किस तरह के कार्यक्रमों में रहे हैं, उपलब्ध रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि अखिलेश जी ने जो कहा है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहता है कि मुख्यमंत्री आरोपी हैं, उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक अभी तक निष्कासित नहीं हुआ। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। राज्यपाल कहती है कि मैं पावरलेस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कारगिल का योद्धा कहता है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं देश को बचा सका, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। मुख्यमंत्री इंडिया टुडे पे आकर के कहता है बेशर्मी से कि अरे आप एक ही केस को लेकर के इतनी आंदोलित हो रही हैं, देश आंदोलित हो रहा है, ऐसे सैकड़ों केस हैं। समूचा मणिपुर जल रहा है 3 महीने से, और आज की खबर क्या बताती है कि देश के गृह मंत्री को चुनाव का प्रभार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि किसी भी राज्य को इस तरीके से फूंक दो, उसके बाद तमाशा देखो। जिस देश में प्रधानमंत्री के पास इतना प्रचंड बहुमत हो, वो उस देश का प्रधानमंत्री अगर संसद में जाकर के अपनी बात नहीं रख सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि कोई 2 बिल बता दीजिए जहां पे प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई हो, या जो आप जानते हो। इस समय जब नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आप बिल धड़ाधड़ पास किए जा रहे हैं जिसे आपके सहयोगियों को, बिजनेसमैन को फायदा हो, आप क्यों पास कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से राज्यसभा में बहस हो सकती, बिल पास होते, तो क्या उससे देश का भला नहीं होता? मैं पूछता हूं कि देश में ऐसा, या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कौन सा एक मौका आया जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के बावजूद संसद में आकर के 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है। ये शर्मनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए भी शर्मनाक है, मणिपुर की बेटियों के लिए भी शर्मनाक है, और देश की बेटियों के लिए भी शर्मनाक है। और जो भारतीय जनता पार्टी उसी को राजस्थान से जोड़ देती है, कहीं और से जोड़ देती है, जिस देश में लगभग 100 रेप प्रतिदिन होते हों, 1000 महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हों। एक ऐसा दिन नहीं है किसी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर अपराध न होते हों। वहां पे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जो मणिपुर में हो रहा है वो बाकी राज्यों में हो रहा है। ये तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का सवाल है। जिम्मेदारियों से भागिए मत, जनता आपको हटा देगी, भगा देगी, लेकिन इस समय जिम्मेदारियां निभाइए। अजय आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, माधव आनंद जी आपके पास भी, लेकिन कीर्ति आजाद जी जल्दी से एक आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, 7 या 8 अगस्त की तारीख को मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस की ओर से बयान आया है, मैं पढ़ देती हूं। उनकी ओर से कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से देश को आखिर कैसे मदद मिलेगी? मणिपुर और 2 पड़ोसियों से बिगड़े रिश्तों के बीच सरकार को कमजोर करने की ये जो कोशिश और साजिश है, यह कतई ठीक नहीं है। तो इस तरह की आवाजें जो गैर बीजेपी दूसरे दल हैं, जो एनडीए में शामिल नहीं है, उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब आप लोगों का एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर जाएगा। आपको लग रहा है कि इसके जरिए रास्ता निकल जाएगा, शांति बहाली हो जाएगी मणिपुर में? प्रश्न मुझसे है क्या? जी कीर्ति जी, आपसे ही है। हाँ, क्यों नहीं। एक सांकेतिक तो अवश्य आदमी दिखा सकता है कि वो क्या कर सकते हैं। डेलीगेशन जाएगी, करना तो सरकार को ही होता है। और आपने खुद ही बताया, 2-3 चीजें सामने आई कि नित्यानंद राय जी 25 मई से 17 जून तक रहे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई खबर नहीं आई, उनको कुछ पता नहीं लग सका कि 3 मई से किस प्रकार से वहां पे हत्याएं हो रही हैं, वहां बलात्कार हो रहे हैं, क्या परिस्थिति दिन पर दिन बदलती चली जा रही है, इसके बारे में नित्यानंद राय जी ने कुछ नहीं बताया।
अभी मैं रविशंकर प्रसाद जी का आपके इस पर स्टेटमेंट सुन रहा था कि ये जाएंगे तो रायता फैलाएंगे। यह है इनकी मानसिकता। ये इसी मानसिकता पे रह सकते हैं और नहीं रह सकते और आगे कुछ नहीं कर सकते। 90 दिनों से जो रायता फैल रहा है वहां, इनके नित्यानंद राय जा चुके हैं, कुछ नहीं कर पाए। अमित शाह जा चुके हैं, गृह मंत्री, वो कुछ नहीं कर पाए। और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड और 3 लाइनों की बात की। दूसरे मेरे छोटे भाई आलोक बैठे हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कहते हैं देखो 1 मिनट में इन्होंने 9 बार प्रधानमंत्री का नाम ले लिया। क्या प्रधानमंत्री का नाम लेना वर्जित है क्या? प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया जा सकता क्या? 267 में यदि उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वो बोले, क्या मणिपुर भारत का अंग नहीं है क्या? क्या मणिपुर में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या प्रधानमंत्री केवल सदन के बाहर बोलेंगे, सदन के अंदर नहीं बोल सकते क्या? क्या ये 267 में नियम लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? वो बोल ही नहीं सकते, और दूसरा बोलेगा केवल जो संबंधित मंत्रालय का आदमी हो। और राजनीति करते हैं। अरे भैया, राजनीति, जिसका राज्य उसकी नीति की आलोचना करना जो उस समय सत्ता में नहीं विपक्ष में है, वो उसका अधिकार है और वह उसकी आलोचना करेगा। यदि 3-3 महीने तक आप इस प्रकार से आबरू लुटने देंगे, आप प्रदेश को जलने देंगे, आप जिस प्रकार की वहां परिस्थिति बनी हुई है और नीरो की तरह चुप रहेंगे, रोम जलता रहा और नीरो सोता रहा वाली परिस्थिति बनी रहेगी, तो फिर आप क्या अपेक्षा करते हैं? 16 जुलाई के बाद से अच्छी खबर यह है कि वहां पर जो हिंसा हो रही है, किसी की मौत नहीं हुई है। क्या इसके लिए उपलब्धि इनको दे सकते हैं? क्या ये माना जा सकता है कि कम से कम अब इतने देर के बाद ही सही, हालांकि 150 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन 16 जुलाई के बाद बीते 10-12 दिनों से वहां पर स्थिति ठीक है? कीर्ति आजाद जी, किसी की जान नहीं गई है? जान नहीं गई, लेकिन जल तो रहा है। आज परिस्थिति, लोग आज भी डरे हुए हैं ना। कैंपों में हमारी बेटियों ने 32 बच्चों को जन्म दे दिया कैंपों के अंदर, और उनकी जो परिस्थिति बनी हुई है, जो नेशनल हाईवे और दूसरी जगह बंद पड़ी हुई है, उसको लेकर जो उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है? क्या इस चीज को जानने का किसी ने प्रयास किया है? तो अब आप लोग जा रहे हैं, आप लोग बताइएगा, बीच में राहुल गांधी गए थे, उम्मीद थी कि कुछ इस तरह की बातें सामने आएंगी, लेकिन उस समय भी इस तरह की बातें तो नहीं सामने आई थी ना कीर्ति आजाद जी। अभी इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, पौष्टिक आहार या बाकी चीजें, लेकिन अभी हिंसा पर ही रहते हैं। कम से कम बीते 10-12 दिनों में अगर किसी की जान नहीं गई है, तो ये क्या माना जा सकता है कि मणिपुर में धीरे धीरे ही सही, लेकिन हालात अब सामान्य होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? क्या इस बात को समझा जा सकता है? क्या यदि 100 अभी लोगों की मारे जो नहीं गए हैं, क्या उसके कहने से मुताबिक की बहुत अच्छी स्थिति हो रही है? क्या अभी तक लोगों के बीच में तनाव है या नहीं है? नहीं मारे जा रहे हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन जो 150 लोगों से ज्यादा मर गए और 60,000 लोग विस्थापित हो गए, क्या उनको उनकी स्थिति वापस पुरानी मिल सकेगी?